गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 का पार्ट 2 प्रकाश का अपवर्तन, कि मतलब प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप देखते हैं कि सबसे पहली चीज, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, हल्का सा तिरछा हो जाता है या मुड़ जाता है, इसको कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और मार्ग में कोई चीज आ जाती है, मार्ग में कोई चीज आ जाती है तो आपकी दिशा जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। आप थोड़ा सा साइड से होकर निकलते हैं, मतलब आप मुड़ जाते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई चीज आती है तो प्रकाश का मार्ग भी क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। प्रकाश का मार्ग भी क्या होता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पे माध्यम 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। ठोस होता है सॉलिड, जिसको आप कहते हैं, द्रव होता है जिसको लिक्विड कहते हैं, और गैस। अब क्या होता है, जब प्रकाश इन माध्यमों में से होकर गुजरता है, जब प्रकाश जो आपका है वो ठोस, द्रव और गैस इन माध्यमों से होकर गुजरता है तो अपने मार्ग को थोड़ा सा परिवर्तित कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। प्रकाश द्वारा इस तरह माध्यम में होकर गुजरना और अपने मार्ग को अपवर्तित कर देना, मतलब थोड़ा सा तिरछा होकर जाना, ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि हम कहें प्रकाश वायु से आता है और किसी भी माध्यम, जैसे कि जल है, जल में जाता है तो इस तरह से आता है। देखिए, ये आपका सूर्य हो गया, यहां पर पूरा वायुमंडल जो है वो फैला हुआ है आपका, सूर्य और चारों तरफ क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल फैला हुआ है। अब ये जल है, ये आपका जल है। अब आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए, वायुमंडल से एक प्रकाश किरण सीधी आती है। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी, पहले लेसन में भी, कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। प्रकाश के खास गुण है, कभी भी लहराते हुए नहीं आती है। तो आप देखेंगे वायुमंडल में ये प्रकाश जो है वो सीधा आता है, बिल्कुल एक सीधी निश्चित दिशा में। अभी आप देखें चारों तरफ वायु है, अभी आप देखें चारों तरफ क्या है? वायु है। अब चूंकि वायु से प्रकाश कहां आ रहा है? जल में। तो देखो, आप देखेंगे माध्यम, 2 माध्यम तो यही हो गए आपके, द्रव हो गया ये और ये गैस हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया? द्रव हो गया, क्योंकि जल आपको पता है लिक्विड में आता है और ये काय में जाएगा? द्रव में। और वायु है वो काय में जाएगी? वाष्प है, उसमें सब कुछ है, तो आप काय में कहेंगे? गैस में। तो देखो, 2 माध्यम तो यही हो गए आपके, कि द्रव और ये गैस। अब आप देखेंगे वायुमंडल से आ रहा है और काय में जा रहा है? द्रव में। अब प्रकाश की किरण जैसे ही द्रव की सतह पर पड़ेगी, तब तक तो सीधी रहेगी, लेकिन सतह से जैसे ही अंदर की तरफ जाएगी तो हल्की सी सीधी ना होकर तिरछी चली जाएगी। सीधी ना होकर कैसी जाएगी? तिरछी चली जाएगी। जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, इस तरह से, लेकिन कैसी चली गई वो? इस तरह से। तो देखो, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी नहीं जाएगी। जाएगी कैसे? हल्का सा तिरछा होकर जाएगा ऐसे, और ये मुड़ गया। ये देखिए, ये झुकाव हो गया थोड़ा सा। तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। की प्रकाश जब एक समांग माध्यम से माध्यम 1 से दूसरे समांग माध्यम 2 में जाए, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाए तो सतह तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सतह से जैसे ही वो प्रवेश करती है तो क्या होता है? माध्यम 2 में जाते ही वो उसका माध्यम जो है, उसके जो प्रकाश की दिशा है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है।
प्रकाश की इसी घटना को लेसन 2 में नाम दिया गया, पार्ट 2 में, प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम दिया गया? प्रकाश का अपवर्तन। अब आपको और भी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो, ये तो प्रकाश की देखो सीधी किरण थी, थोड़ी सी विचलित हो गई, झुकाव हो गया, इसको कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब कंडीशन क्या होती है कि प्रकाश की दिशा के अनुसार प्रकाश का झुकाव होता है, मतलब माध्यम के अनुसार झुकाव होता है। देखिएगा, ठीक है, आगे देखिए। देखिए, तो अभी आपने समझ लिया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने माध्यम से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, नहीं झुक जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन भी दो प्रकार से होता है। एक होता है सघन से विरल के लिए, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इसमें रखा है कि पार्ट 2 में सघन से विरल के लिए नंबर 1 दिया और विरल से सघन के लिए नंबर 2 दिया। मतलब दोनों कंडीशन में हम लोगों ने 2 नाम दिए। एक होता है सघन से विरल के लिए। अब क्या होता है, ठोस को सघन माध्यम माना गया है, ठोस को सघन, द्रव को थोड़ा कम सघन माना गया है और गैस को विरल माध्यम में लिया गया, जिसको आप वायु भी लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये कंडीशन भी देख के चलनी है कि ठोस को सघन माना गया, मतलब ठोस आपने देखा है कांच बिल्कुल ठोस होता है, कठोर होता है, तो उसको सघन में लिया गया कि ठोस है, ये सघन है, सॉलिड है। और द्रव को कम सघन, क्योंकि लिक्विड है, पानी है, पानी में भी अगर कोई वस्तु गिरती है तो आवाज तो आती है, तो बहुत तेज आवाज आती है, मतलब वो थोड़ा सा सघन है, कम सघन है मतलब। लेकिन वायु में बिल्कुल विरल माना गया, क्योंकि वायु में अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसमें ज्यादा आवाज नहीं आती, तो विरल में लिया गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से अपवर्तन की घटना इसमें भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। क्या मिलता है कि प्रकाश अगर सघन से विरल में आए तो क्या होता है, और विरल से सघन में जाए तो कौन सी कंडीशन आपकी निर्भर करती है, तो आपको इस पर भी ध्यान देके चलना है। तो पहले देखो, हम लोग देख रहे हैं सघन से विरल में, किसमें देख रहे हैं? सघन से विरल में। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर प्रकाश कांच से होकर वायु में आए, चूंकि नीचे वायु मान ले रहे हैं, नीचे क्या मान ले रहे हैं? ये वायु है। तो अगर प्रकाश जो है वायु से, प्रकाश कहां से? वायु से अगर किस में जाती है? प्रकाश अगर वायु से, सॉरी, कांच से वायु में जाती है तो थोड़ा सा दूर हट जाती है, अविलंब से दूर। अभी हम बताएंगे अविलंब क्या होता है। तो देखिए, अविलंब क्या होता है, यदि इनकी सतह पर एक अविलंब खींच दिया जाए तो ये आपका अविलंब हो गया। ये क्या हो गया? एक अविलंब का काम करेगा। क्या का काम करेगा? अविलंब का। तो ये अगर इनके बीच में अविलंब खींच दिया जाए तो ये अविलंब से दूर हट गई, अविलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। और अगर ये वायु है ऊपर और ये कांच है तो ये कहेंगे वायु विरल है और ये कांच सघन है। उस हिसाब से अगर देखें तो वायु से अगर प्रकाश किरण आती है और अगर अविलंब खींच दे तो अविलंब की ओर थोड़ी सी झुक कर जाती है। क्या हो जाती है? झुक कर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आगे भी बता रहा हूं कि सघन से विरल आए तो दूर हट जाती है और विरल से सघन में जाए तो पास, यानी कि झुक जाती है। ये आपको दो चीजें ध्यान में रख के चलनी है कि माध्यम पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब खींच देंगे, अभी हम बता देंगे, तो दूर हट जाती है। और अगर विरल से सघन में जाए तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा नियम भी फॉलो करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ये आपका वायु है और ये आपका जल हो गया। प्रकाश विरल यानी वायु से होकर आता है, जल यानी थोड़ा सा सघन में जाता है। प्रकाश ये सतह हो गई, विरल से होकर आ रहा है सीधा और कहा जा रहा है जल में, तो हल्का सा तिरछा हो जाएगा ऐसे। अब आप देखें, जो प्रकाश किरण दूर से आती है, अनंत से आती है या किसी प्रकाश स्रोत से आती है, उसको कहते हैं आपतित किरण। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो जल या किसी भी माध्यम में जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण।
देखिए, जो प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत प्रकाश से होकर आती है, यहाँ पर सूर्य ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश स्रोत है, सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत। तो जो प्रकाश किरण सूर्य से होकर आती है, तो वो जिस सतह के, देखो किसी भी माध्यम में आती है, तो ये माध्यम विरल हो गया भाई, इसे कहते हैं आपतित किरण। और जहां पर भी ये मुड़ जाती है, मैंने घटाया, घटना यही है, अपवर्तन है, तो ये देखो थोड़ी सी झुक गई, तो इसे कहते हैं अपवर्तित। अब इन आपतित और अपवर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाता है। क्या खींच दिया जाता है? अभिलंब खींच दिया जाता है। देखिए, तो 90 डिग्री का एंगल ले लिया, ये आपका अभिलंब हो गया। तो देखो, ये क्या खींच दिया हमने? अभिलंब खींच दिया। तो आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण है, और ये हमने क्या खींच दिया? अभिलंब ले लिया। अब इसी कंडीशन के लिए मैं आपको बता रहा था कि अगर सघन से विरल में जाती है, तो इस अभिलंब से ये, सघन से विरल में इस अभिलंब से ये थोड़ी सी दूर हट जाती है, थोड़ी सी दूर मतलब और दूर हो जाती है। और जब विरल से सघन में आती है, तो इसी अभिलंब के पास आ जाती है, इसी अभिलंब के पास। आगे ध्यान दीजिए, प्रकाश का ये झुकाव, जो किरण दूर होती है, प्रकाश का ये झुकाव होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का विचलन कोण या विचलन कोण। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विचलन। प्रकाश जितने एंगल, जितने अंश अपनी रेखा से दूर हटती है या पास आती है, उसे उसका क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्योंकि यहां पर भी देखिए, जाना ऐसे चाहिए था, तो ये उसका झुकाव हो गया, इसे कहा जाएगा विचलन। क्या कहा जाएगा? विचलन। कि प्रकाश इतनी विचलित हो गई। एक बार पूरा रिपीट करते हैं। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा विचलित हो जाता है। अब माध्यम ठोस, द्रव, गैस। ठोस को सघन, द्रव को थोड़ा कम सघन, गैस को बहुत ही विरल माना गया। अब प्रकाश जब वायु से होकर आता है और जल में जाता है, तो ऐसे जाकर थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, यानी अपवर्तित हो जाता है, थोड़ा सा खिसक जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन नाम दिया गया। अब ये जो किरण आती है, जो दूर बिंदु से आती है, इसे आपतित किरण दिया गया, और जो थोड़ी सी तिरछी होकर जाती है, जो थोड़ी सी तिरछी होकर जाती है, उसे अपवर्तित किरण नाम दिया गया। अब इसमें भी कंडीशन होती है, ये आपतित है और ये अपवर्तित है। अब ये इनके बीच में एक अभिलंब खींच दिया जाता है। इनके बीच में क्या खींच दिया? अभिलंब। अब सघन विरल के लिए इस अभिलंब का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब सघन से विरल में जाती है, तो ये प्रकाश किरण और दूर खिसक जाती है, मतलब और दूर हट जाती है। और जब ये विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की और करीब आ जाती है। मतलब ऐसे है अगर, तो ये अगर माना जाए तो ये दूर हट गई, ये मतलब ऐसे, ये अभिलंब खींच दिए, ये ऐसे, तो ये इससे और दूर मानी जाएगी। और अगर ऐसे ले, तो ये ऐसे पास में मानी जाएगी, मतलब और क्लोजनेस हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशन को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब आपको नियम देखिए, ये आपकी आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, और ये अपवर्तित किरण थी। आपतित किरण को I से निरूपित किया गया, आपतित किरण को I से निरूपित किया गया, और अपवर्तित किरण के साथ जो अभिलंब के साथ कोण बने, उसे R से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? R से। आपतित किरण को अभिलंब के साथ I से निरूपित किया गया, और अपवर्तित किरण जो है वो R से। अब आप देखिए, ये आपका लंब है, तो ये आपकी कर्ण होगी, ये आपका लंब है और ये आपकी कर्ण होगी। इसी प्रकार ये अगर लंब है, तो ये क्या होगी? कर्ण। अगर ये लंब है तो ये कर्ण होगी, और अगर ये लंब है तो ये क्या होगी? कर्ण। और आपको बताया था लंब कर्ण होता है साइन में, क्लास 10 बी में अगर आपको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, लंब बटे कर्ण किस में आता है? साइन में। तो इस हिसाब से प्रकाश के दो नियम फॉलो होते हैं। प्रकाश के कितने नियम फॉलो होते हैं? दो। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के लिए साइन आई और साइन आर में एक अनुपात होता है। साइन आर और एक साइन आई में, साइन आई और साइन आर में क्या होता है? एक अनुपात, जो आगे के नियम में आपको बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए, अभी आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो मैंने बताया, प्रकाश की एक किरण जब एक माध्यम वायु से, वायुमंडल यानी वायु से होकर जल में आती है, तो प्रकाश हल्का सा विचलित हो जाता है। अब सघन से अगर विरल में जाए, तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और विरल से सघन में आए तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है।
अब इस कंडीशन को और देखिए, मैंने आपको बताया था ये आपतित किरण है, ये आपकी आपतित किरण आई है और ये आपकी अपवर्तित किरण आर है और ये आपका अभिलंब है, ये ओ या इसको दे दें ए ओ या इसको ओ बी। तो एओ किरण जो है वो आपकी आपतित किरण है और ओबी किरण जो है वो आपकी अपवर्तित किरण है और ये आई और आर। अब कंडीशन क्या होगी, पहला नियम आपका क्या कहता है, तो आपको पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब बिंदु, और अभिलंब बिंदु यानी ये वाला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल पर होती हैं, यानी एक ही समतल पर होती हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल पर होती हैं और आपतित किरण आपतन कोण, इसे क्या कहेंगे आप, आपतन कोण, आपतित किरण से बनने वाला जो कोण होता है वो आपतन कोण आई, और इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। आर। देखिए आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो होता है आई, और अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण का कोण बनता है वो होता है आर। तो देखिए आपतित किरण के साथ जो कोण बना वो आई, आपतन कोण, और जो अपवर्तित किरण के साथ जो अपवर्तन कोण बनता है वो आर। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या समानुपाती होती है अपवर्तन कोण की ज्या। अब ज्या को इंग्लिश में साइन से निरूपित करते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी में साइन को ज्या बोलते हैं। तो देखो आपतन कोण की ज्या समानुपाती होती है, यानी साइन आई समानुपाती होता है साइन आर के। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका काय का मान, आई का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे काय का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। तो साइन आई समानुपाती होता है साइन आर का। 9th में भी आपने पढ़ा है कि जब आई हटता है, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नेतांक आता है एन और हो जाता है आर, जहां एन जो है वो अपवर्तनांक है, प्रकाश का अपवर्तनांक, जिसको क्या कहते हैं आप, प्रकाश का अपवर्तनांक। एन जो है वो प्रकाश का क्या है, अपवर्तनांक, इसलिए इसको बटे में रख देते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, ये आपका स्नेल का नियम है, ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ है, इसको कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। एक बार फिर से देखो, प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के आपने देखा, अभिलंब से वो झुक जाती है या तो दूर हट जाती है। तो इस अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इस अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण। इसे आई से निरूपित करते हैं, इसे आर से, और ये अभिलंब। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं, यही होती है। अब ये आपतन कोण की ज्या है और ये अपवर्तन कोण की ज्या है आर। तो साइन आई समानुपाती होती है साइन आर की। जब भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आता है, और बराबर के साथ एक नियतांक ऑटोमेटिकली लग जाता है, वहां पर आ जाता है एन, जिसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर साइन आर को बटे में ले जाए तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जिसे स्नेल्स लॉ भी पढ़ते हैं। तो इतना आपने पढ़ लिया, अगले वीडियो में इसके आगे भी देखेंगे। धन्यवाद।